इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बच्चों क्या होता है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल टू हाई एनर्जीज। सच पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं, जिनको हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो उनको हमें हाई एनर्जी करने के लिए हमें साइक्लोट्रॉन का यूज होता है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, ये जान लेते हैं। जब भी आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पर फोर्स लगता है। लेट से दिस इज वी एंड दिस इज बी। वी क्रॉस बी फोर्स आउट ऑफ द प्लेन लगेगा तो ये सर्कुलर मोशन में मूव होता है। चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, मूव्स इन ए सर्कल। ओके, सो if the charge particle simultaneously repeated क्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या होता है कि एक सर्कल होता है, दो प्लेट होती है, उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है आउट ऑफ द प्लेट। चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका लेफ्ट टू राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दीज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं और इसको नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ये कंडक्टर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट एंड एक्वायर सम वेलोसिटी, एक वेलोसिटी गेन कर लेता है। और जैसे ही ये वेलोसिटी गेन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट रोटेट्स इन अ सर्कल। अब जैसे ही ये सर्कल में रोटेट होके हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, इट अगेन कम्स टू द दिस गैप। बट यहां पर क्या देखेंगे आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बट यहां पर चार्ज पार्टिकल आ गया तो इसको अब अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। बट हम क्या करते हैं कि बाय द टाइम इट कम्स टू द अदर एंड, जैसे ही ये दूसरे पॉइंट पर आता है तो यहां पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी होती है इट चेंजेस विद द मोमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो भी टाइम इसको यहां से आने आने में लगता है उसी टाइम में ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। पोलैरिटी चेंज करने के बाद क्या होता है, ये डी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ये पॉजिटिवली चार्ज। तो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इट विल अगेन एक्सेलरेट इन दिस गैप। एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होके उसका रेडियस थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है आर इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू बी। तो जैसे ही उसकी स्पीड इंक्रीज होगी उसका रेडियस और इंक्रीज होगा। तो जैसे ही ये गैप में आता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, फिर रेडियस इंक्रीज होता है। यानी कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड इट गोज आउटर एंड आउटर एंड आउटर साइड। तो बच्चों ये इसका प्रिंसिपल होता है। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डी शेप के, यानी कि ये दो डी शेप के मटेरियल लगे होते हैं। इनको हम डीज बोलते हैं, D1 एंड D2, इनको डी के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें तो ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। एसी करंट या एसी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अल्टरनेटिंग होता है, चेंज होता रहता है, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है अल्टरनेटिंग। और विच इज ऑर्डर ऑफ 10 to the power 3 वोल्ट्स। 10 to the power 3 वोल्ट्स यानी कि किलो वोल्ट्स के में होता है और फ्रीक्वेंसी इसकी मेगाहर्ट्ज में होती है। द फ्रीक्वेंसी इज मेगाहर्ट्ज। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसकी फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। आप चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वर्किंग हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स टुवर्ड D2 और एक्सेलरेट हो जाता है। इनसाइड डी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाती है और रेडियस की वैल्यू आ जाती है mv/qb। और जैसे ही ये वेलोसिटी गेन करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स टू q इंटू वी। ये इसके पास हर बार इसकी वेलोसिटी में गेन आएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। हम ये भी कह सकते हैं एवरी टाइम इट पासिस थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस।
इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। तो जैसे ही ये छोटे से गैप में ये पास होता है, इसका पोटेंशियल वी इंक्रीज हो जाता है और इसकी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्पीड में इंक्रीज होता है। तो स्पीड में इंक्रीज होता है तो आप देखेंगे जैसे जैसे स्पीड में इंक्रीज होगा इसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड गो इन द आउटर शेल of the cyclotron. So this is the working and principle of the cyclotron। वहां जहां तक इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का सवाल है, हम जानते हैं कि टोटल टाइम पीरियड इज 2 पाई एम अपॉन क्यू ई एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। द गुड थिंग अबाउट द साइक्लोट्रॉन इज कि जैसे ये आपका रेडियस इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होने से इसके टाइम पीरियड में, यानी कि ये इतना टाइम कवर कर रहा है, जब ये ज्यादा रेडियस में आएगा इतना टाइम कवर करेगा, यानी कि दिस टी एंड दिस टी विल सेम। क्योंकि जब भी किसी भी रेडियस में ये घूमता है तो इसकी स्पीड पर रेडियस डिपेंड करता है। इसका टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2 पाई एम ओवर क्यू वी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड करता है। सो इट डजेंट मैटर इट इज इन द इनर सर्कल और आउटर सर्कल, इसकी पोलैरिटी की चेंज होने की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी कि टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। इसी प्रिंसिपल को यूज करते साइक्लोट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। जहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी की सवाल है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसका सर्कल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके रेडियस पे, यानी कि मैक्सिमम रेडियस पे डिपेंड करेगी इसकी मैक्सिमम स्पीड। तो हम मैक्सिमम स्पीड को R इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू वी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर ये मैक्सिमम है तो ये R मैक्सिमम होगा, यानी कि आपके पास मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी, क्यू वी आर बाई मास ऑफ द पॉजिटिव। और एनर्जी की बात है तो हम बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज द मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम और वी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम एनर्जी इक्वल्स टू half of q square b square r square by m. This will be the maximum energy of the cyclotron। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी v, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है अप्लाइड अक्रॉस द डीज, रेडियस भी दिया हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी ये दी हुई है न्यू और रेडियस आपका r दिया हुआ है। The mass of the particle is m, magnetic field is b used and kinetic energy is k, ये दिया हुआ है। So kinetic energy of the proton beam produced by it given by, यानी कि kinetic energy और magnetic field निकालने हैं। यहाँ पर पहले हम magnetic field निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी, और यहाँ पर Q की वैल्यू ई रखी है तो हम बोलेंगे 2 पाई एम ओवर ई बी। और टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें B की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 पाई एम इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू ओवर ई इक्वल्स टू बी, यानी कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। दूसरी हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर वी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को और इसको हम 1/फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू करके लिख सकते हैं, ये हमारी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 2 पाई आर इंटू न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी है। और हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर और इंटू फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बाई 2, यानी कि फाइनली यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर यानी कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर।
तो 2 पाई स्क्वायर तो आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है काइनेटिक एनर्जी का, और ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का आप ऑप्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ऑप्शन है 2 पाई m न्यू बाई ई, यानी कि सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए मैच नहीं कर रहा है, आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद हम स्टडी करेंगे चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग वायर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ लेंथ ऑफ डीएल विच इज कैरिंग करंट आई। तो बच्चों, एज वी हैव स्टडीड इन करंट दैट करंट कैन बी रिटन एज जे इंटू ए। करंट को आप जे इंटू ए लिख सकते हैं, जहां पर जे क्या है, करंट डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी या फिर करंट पर यूनिट आई ओवर ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसको J इंटू ए लिख सकते हैं, और करंट को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में एन ई ए इंटू वी डी भी लिख सकते हैं, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है यहाँ पर, एन क्या है बच्चा, एन है चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। E is the charge of electron, A is the area, A is the area of cross section of the wire, and VD is the drift velocity. VD is drift speed या drift velocity, इसको कॉल करते हैं drift speed, ये आ जाता है। तो हम I को लिख सकते हैं NEA इंटू VD। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो एज वी नो हम मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं E इंटू वी डी, यानी कि एक एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम देखें फोर्स को लिख सकते हैं E इंटू वी डी इंटू बी। वी डी इंटू बी, यानी कि आप अगर फोर्स देखेंगे, वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे V। तो आप देखेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ द प्लेन ले लेते हैं, लेट्स से इफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो V इधर आएगी और B आपका आउट ऑफ द प्लेन है, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर आएगा। बट आपका करंट कैसा है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो आपका इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि माइनस E इंटू वी डी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी। तो आप देखेंगे VD और माइनस को मल्टीप्लाई करके आपको फोर्स इधर आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, और V क्रॉस B इधर आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये फोर्स आ जाएगी ऑन ए सिंगल चार्ज, ऑन वन चार्ज और सिंगल चार्ज पार्टिकल। ओके, सो वी कैन से वी हैव द टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन दिस एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे बच्चे, यानी कि चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सेगमेंट। इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये देखो, ए तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, डीएल इसकी लेंथ हो गई, तो इस पूरे वॉल्यूम में हमारे पास चार्ज कितना होगा, एन इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल चार्ज होगा। तो हम इस एलिमेंट पर, यानी कि डीएल लेंथ के एलिमेंट पर जो भी फोर्स आएगी, हम लिख सकते हैं डीएफ इक्वल्स टू टोटल चार्ज इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी, ये लिख सकते हैं। ये सिंगल चार्ज की थी, नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। आप क्या करेंगे कि VD को बाहर ले लें और DL वेक्टर को VD के डायरेक्शन में लें। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में DL वेक्टर लेते हैं, इफ यू अज्यूम DL वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और B आपका बाहर है, तो DL क्रॉस B आपका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। एज DL ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, VD ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो करंट नेगेटिव होने की वजह से आपका करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हमारी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आई थी, तो वी कैन अज्यूम DL इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने DL को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अज्यूम करना है। DL B क्रॉस करेंगे, आपको सीधे फोर्स इसी डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी फोर्स इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आनी है V क्रॉस B से। तो आप क्या करेंगे, DL को यू विल कंसीडर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट, यू कैन राइट इट इज DL डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट।
करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही आप अज्यूम करेंगे। ओके, तो यहां पर आप जो ये टर्म आया है NEAVD, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज द करंट इन दिस वायर इंटू DL क्रॉस बी। तो आपको एक स्मॉल सेगमेंट पर आपको फोर्स मिल जाएगी, यानी कि I इंटू DL क्रॉस बी। अब बात आती है, अगर ये सेगमेंट थोड़ा बड़ा है, अगर ये सेगमेंट बड़ा है तो हमारे पास कंडीशन बनेगी, कंडीशन बनेगी यानी कि बी अगर यूनिफॉर्म है, बी अगर यूनिफॉर्म है तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अदरवाइज आप इसको इंटीग्रल फॉर्म से लाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इस इंटीग्रल से बाहर नहीं आएगा, यूनिफॉर्म है तो इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ बी इज यूनिफॉर्म, इफ बी इज यूनिफॉर्म देन दिस। तो आप आगे क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इंटीग्रल ऑफ डीएफ। इंटीग्रल ऑफ डीएफ में आपने आई लिखा और इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर इंटू बी। अब यहां पर b कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर, और इसका पूरे का क्रॉस को आप b वेक्टर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर। यानी कि आपके पास सपोज करो ये वायर है, ऐसे करके जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेट से दिस इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन दिस वे एंड करंट इज इनटू द प्लेन। तो आप देखेंगे दिस इज डीएल वेक्टर, दिस इज डीएल वेक्टर, दिस इज डीएल वेक्टर, डीएल के सभी वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपके पास नेट वेक्टर आ जाएगा फ्रॉम एन टू द फोर हैंड एंड, यानी कि फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर। आप इस पाथ के बजाय आप स्ट्रेट लाइन में अगर इनको कनेक्ट कर देते हैं तो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर। तो ये आपको इंटीग्रल ऑफ डीएफ वेक्टर आएगा, बट दिस इज ओनली वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन बी इज कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आई इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल इंटू बी। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ, अगर आपका बी नॉन यूनिफॉर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप एफ वेक्टर को इंटीग्रल ऑफ डीएफ लिखेंगे और यहां पर आई को बाहर लेंगे और डीएल क्रॉस बी, इसका होल का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बी भी अगर वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन एंड गेट द आंसर। नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट we will study the force between two parallel wires. Okay, let's say these are two parallel wires in which the current is flowing in the same direction. Same. The distance between two parallel wire is d. d distance आपको दे रखा है, इसके अंदर करंट I1 है और इसके अंदर करंट I2 है, and these are two infinite या straight long wires. Infinite wires, infinite wires है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर एक डीएल लेंथ का हम यहां पर एक एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं विच इज ऑफ डीएल लेंथ। तो डीएल लेंथ पर हम जो फोर्स लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं डीएफ। डीएफ विल बी गिवन एज I2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल क्रॉस बी। ये बात करेंगे तो यानी कि I2 ये करंट होगा, डीएल क्रॉस बी, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये टर्म आने वाला है। अब आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, लेकिन इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आप देखेंगे ऐसे सर्कुलर रीजन एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन होगा, और बी की वैल्यू एज यू नो स्टूडेंट दैट इज म्यू I1, म्यू नॉट I1, इसकी वजह से क्या होगा म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है d, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो अब आप फोर्स को निकाल सकते हैं I2 इंटू डीएल इंटू बी, और B की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट I इंटू 2 पाई डी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि B अंदर है और DL ऊपर है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो यू कैन सिंपली ओपन इट बाई यूजिंग DL एंड दिस, 90 डिग्री होगा तो DL इंटू बी आ जाएगा, दिस इज DL इंटू दिस। तो फाइनली यू हैव DF वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट DL। लेकिन अगर आप अच्छा फोर्स की डायरेक्शन किधर आई है, डीएल वेक्टर इधर हो गया और फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इनटू टुवर्ड्स दी अदर वायर यानी कि F1 आएगी, ये आपकी फोर्स होगी। तो आप यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि डीएफ बाई डीएल निकाल सकते हो। वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी, यानी कि ये डीएल यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ I1 I2। दूसरा, आप होमवर्क में ये अज्यूम करके देख, ये सॉल्व करके दे सकते हो कि इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्स ऑन I1 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2, यानी कि I2 एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा यहां पर देखो करंट आएगा बाहर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, करंट ऊपर जा रहा है। तो आप देखेंगे बाई सिमेट्री यू कैन से यहां पर फोर्स F आएगी। आप इसको प्रूव करोगे कि फोर्स ऑन I1 विल बी ऑल्सो टूवर्ड्स I2। I2 पर तो हमने निकाल दी कि टुवर्ड्स I1 होगी, लेकिन I1 यानी कि वायर 1 पर जो भी फोर्स होगी टुवर्ड्स I2 निकालना है, ये आप होमवर्क में सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्क्वायर लूप। अगर आपके पास एक स्क्वायर लूप है तो उस पर कितना फोर्स होगा। तो हम यहां पर फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं व्हेन योर बी इज यूनिफॉर्म, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ना कोई मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है और ना कोई डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे यहां पर 4 सेगमेंट हैं, पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी। तो आप देखेंगे इफ करंट इज अपवर्ड और बी अंदर की तरफ है तो आई क्रॉस बी करेंगे, ये फोर्स आएगी, ये फोर्स आ जाएगी। यहां पर देखेंगे ये फोर्स ऊपर की तरफ होगी, यहां पर देखेंगे करंट नीचे है बी अंदर है, तो फोर्स आई क्रॉस बी आपकी बाहर आ जाएगी। और इस सेगमेंट में अब ये इस सेगमेंट की लेंथ और इस सेगमेंट की लेंथ इक्वल है, तो यहां पर एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स को कैंसिल करेगी, अपवर्ड वाली फोर्स डाउनवर्ड वाली फोर्स को कैंसिल करेगी। सो यू कैन से दैट एफ नेट इक्वल्स टू 0। दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब भी यूनिफॉर्म है तो हम कह सकते हैं डी एफ का इंटीग्रल इक्वल्स टू नेट फोर्स एंड विच इज आई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल इंटू बी। तो आप क्या करोगे, आई इंटीग्रल ऑफ डीएल इंटू बी। तो आप इसको ये वेक्टर फॉर्म में आप डीएल को लिखना चाहो तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन फोर्स इज 0। एंड नेक्स्ट केस इज इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लाइक इन दिस केस वी हैव अ straight long wire in which the current I1 is flowing, I1 फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या कर देना है, इन द विसिनिटी, इसके पास में एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसकी साइड लेंथ है ए। अब इस पर फोर्स देखना है कितना टोटल फोर्स होगा। तो हम इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी। पी क्यू पर जो फोर्स होगी उसको हम F1 बोल रहे हैं, क्यू आर पर जो फोर्स होगी उसको F2 बोल रहे हैं, आर एस पे जो भी फोर्स होगी उसको F3 और एस पी पर जो फोर्स होगी उसको F4। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहां पर हमने फोर्स निकाली थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां पर करंट I2 इज गोइंग इन दिस से, तो दोनों का करंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो F1 आप देखेंगे अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन along this line your magnetic field is constant, magnetic field constant होगा तो आपका F1 वेक्टर इधर होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई a, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा 2 पाई a। अब हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली थी, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई d, ये लिखी थी, और इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल फोर्स आ जाएगी। तो हम ये पर यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है, a है, और डिस्टेंस भी कितना है 2 पाई a। अब ये अगर हम यहां पर दिस इज इन आई डायरेक्शन एंड दिस इज जे डायरेक्शन, तो हम बोल सकते हैं द फोर्स विल बी इन माइनस आई कैप, यानी कि माइनस आई कैप के डायरेक्शन में होगी। अब बात F2 की बात करें, अगर F2 को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम F3 निकाल लेते हैं क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा।
और आप आई का डायरेक्शन देख सकते हैं, आई का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर यहां पर दो पैरेलल वायर देखें, these two are parallel segments and the current is in opposite direction in both the wire, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिंग फोर्स होगी, यानी कि F3 इस डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं बी अंदर की तरफ है और आई नीचे की तरफ है तो फोर्स इधर आएगा, यानी कि डीएल क्रॉस अंदर की तरफ बी होगा तो फोर्स इधर आ जाएगा, डीएल क्रॉस बी। राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगेन इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। तो ये डिस्टेंस अब बढ़ के क्या हो जाएगा, 2a। तो यहां पर 2a आ जाएगा और ये लेंथ अगेन हमने a यूज किया है, बट ये डायरेक्शन में होगा प्लस आई में। तो आप ये देखेंगे एक प्लस आई का एक माइनस आई का। F2 को आप कैसे निकालेंगे, देखो F2 में आप देखेंगे कि यहां पर आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई वन ओवर टू पाई एक्स, ऐसे है। तो हम यहां पर डीएल क्या ले लेते हैं, dx ले लेते हैं और यहां पर करंट आ जाएगा I2। तो हम टोटल फोर्स लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई। तो यहां पर लेंथ को हम क्या लिख देते हैं, dx, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई x, ये आ जाएगा, यहां पर dx आ जाएगा। कैसे किया, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई x, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हम इसमें I यानी कि I2 इंटू डी एल और करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टोटल DF आ जाएगी, ये DF आ जाएगी। क्योंकि किसी भी x डिस्टेंस पर आप क्या अज्यूम करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करोगे DL। तो आप कुछ नहीं करना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली थी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करना है किसी भी x डिस्टेंस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और यहां पर क्या करना है, आई इंटू डी एल और कर देना है। तो आई क्या होगा, यहां पर I2 आ जाएगा और डीएल की वैल्यू हम dx लिख देंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहां पर आप वेरिएबल देखेंगे dx ओवर x है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। तो यहां पर टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx ओवर x को। अब आप देखो यहां से यहां जाने में x की वैल्यू a होगी, a से कहां जाएगी 2a, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx की वैल्यू a से 2a, तो ये आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2a ln 2। अब F3 को देखेंगे, सॉरी दिस इज F3, हम F3 निकाल चुके हैं। F4 की बात करें, F4 की अगर हम बात करें, F4, अब यहां पर देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब करंट इस डायरेक्शन में आएगा, विल द सेम। यहां पर इस पर आप ये कह सकते हो कि 2a से a लिमिट लग जाए, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देखेंगे करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आई डीएल क्रॉस बी करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगी। तो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड, सॉरी F2 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई और ln 2, बट ये डायरेक्शन होगी माइनस जे, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो नेट फोर्स होगी आपकी F1 प्लस F2, और F1 प्लस F3 F4 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, F3 F4 दोनों, ये दोनों ऐड होके जीरो हो जाएंगे। तो F1 F2 को करोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई, ये आपकी एक है माइनस आई कैप में है, और ये है प्लस आई कैप बाई 2। यहां पर ए कैंसिल हो जाएगा और ये 2 वाला बचेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 ओवर 4 पाई इंटू माइनस आई कैप, यानी कि यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स ऑन द लूप ये आई है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से आप सेक्शन में डिवाइड करके नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यू कैन फाइंड द फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, straight wire placed perpendicular to the plane of paper carrying the same current along the same direction as shown in the figure. The magnitude of force per unit length on the middle wire B. यानी कि यहां पर 3 वायर दे रखे हैं जो भी प्लेन के बाहर आ रहे हैं, तो तीनों में सेम करंट है इन द सेम डायरेक्शन।
तो यहां पर बी वायर पर देखा है, तो बी वायर पर क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा टुवर्ड्स सी वायर एंड एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा टुवर्ड्स ए वायर। तो यानी कि यहां पर एक F1 और F2 वेक्टर हैं, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो टोटल F क्या हो जाएगा दोनों का, दिस F एंड दिस F, यानी कि ये F वेक्टर है और ये F वेक्टर है, दोनों का अगर वेक्टर सम करोगे तो ये आ जाएगा F नेट इक्वल्स टू F1 रूट टू, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। F1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 यानी कि आई स्क्वायर ओवर 2 पाई डी और डी की वैल्यू डी दे रखी है और इंटू रूट टू से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर रूट 2 इंटू पाई डी। इस तरह से आंसर हो जाएगा, ये आपकी नेट फोर्स हो जाएगी। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी इज मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पैरेलल वायर्स इन द फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर apart each carrying the current 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire on the other wire per meter length. तो यहां पर आपको पहले तो बात है अट्रैक्टिव फोर्स होगी अगर सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो आंसर सी और डी में से होने वाला है। तो आपको बस ये चेक करना है कि पावर 10 पावर -4 आएगी या -7। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर 2 पाई डी। तो हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता होती है 10 पावर -7। तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर -7 इन SI यूनिट्स। ये हो गई इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है, आई स्क्वायर इज 10 टू द पावर 2 और यहां पर डी दे रखा है 0.1। तो आप देखेंगे इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन और अट्रैक्टिव होगी। तो आपका ऑप्शन अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे अ स्क्वायर लूप कैरिंग अ करंट स्टेडी करंट आई इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैरिंग द करंट I1। यानी कि ये करंट I1 है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। द लूप विल एक्सपीरियंस, तो बच्चों हमने अभी निकाला था कि लूप में 4 फोर्स निकलेंगे, ये निकलेंगे, ये फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे। ये आप देखो ये नजदीक है, ये वाला लेंथ इक्वल है, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है जो रिपेल करेगा, यानी कि वीक रिपल्शन है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अट्रैक्शन विल विन, तो टोटल इस पर फोर्स होगी विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम ये बोल सकते हैं नेट रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द नेट टॉर्क, टॉर्क तो हमारा कोई भी आया नहीं था 0, और नेट टॉर्क एक्टिंग डाउनवर्ड टू द, यानी कि यहां पर हमारा क्या आएगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। दिस इज ऑप्शन ए में नेट अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स द कंडक्टर। तो अट्रैक्टिव फोर्स आनी है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सी और डी में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया दे रखा है अ स्क्वायर लूप ऑफ ABCD करंट कैरिंग I इज प्लेस्ड नियर द स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर XY करंट कैरिंग नेट फोर्स ऑन द लूप। यहां पर नेट फोर्स ऑन द लूप दे रखा है, तो बच्चों आपको पता है कि ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो यहां पर दिस इज F1 और दिस इज F2, तो टोटल फोर्स आने वाली है F1 माइनस F2 एंड विच इज अट्रैक्टिव। तो F1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो म्यू नॉट I1 I2, द करंट इज I इंटू कैपिटल I और ये लेंथ हो जाएगी टोटल L, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी कि पोर्शन ए बी पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है 2 पाई और डी की वैल्यू हो जाएगी L/2। ओके, और F2 ये आपकी F1 आ गई। F2 यानी कि इस पोर्शन पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I ओवर
2 पाई, और यहां पर डी की वैल्यू हो जाएगी 3L/2, 3L/2 होगी। और यहां पर अगेन आई इंटू एल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो F1 माइनस F2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे म्यू नॉट आई, आई एल एल कैंसिल हो जाएगा यहां से, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे पाई, म्यू नॉट आई आई बाई पाई, एंड विच इज 1 - 1/3, ये ऑप्शन यहां पर आएगा। तो आप 1 - 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई म्यू नॉट, और ये एल भी रहेगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आई इंटू एल, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन इज द कर, सॉरी, ए ऑप्शन, क्योंकि एल नहीं है सी ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर एल भी होना चाहिए। 2/3 म्यू नॉट पाई आई इंटू स्मॉल आई इंटू एल, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a wire carrying current I is tied between point P and Q is in the shape of circular arc of radius r due to a uniform magnetic field perpendicular to the plane shown x यानी कि यहाँ पर perpendicular है plane से magnetic field in the vicinity of wire. If the wire subtended angle 2 theta at the center of the circle of which it forms an arc, then the tension in the wire. बच्चों काफी यूजफुल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर छोटा सा एंगल ले ले रहे हैं, यानी कि इसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन, बहुत ही छोटा सा पोर्शन हमने यहां पर ले लिया है। दिस एंगल इज अल्फा इज मच मच लेस देन 1, यहां पर लिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जैसे ही अल्फा लेंगे तो ये वायर कुछ ऐसा होगा, यानी कि थीटा बहुत बड़ा है, थीटा बहुत बड़ा है, यहां से एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, यहां पर ये वायर होगा। तो हम बोलेंगे वायर में जो टेंशन होगी अलोंग द लेंथ होगी, हम ऐसे करके, तो इस एंड पर टुवर्ड्स राइट होगी, इस एंड पर टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। और आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो ये टेंजेंट है, तो ये अलोंग द टेंजेंट होगी। यहां पर अगर ये एंगल अल्फा है तो यहां पर भी एंगल अल्फा होगा। ओके, तो अब ये टी और टी है, तो अब टी के दो कंपोनेंट आप देखेंगे, दिस इज टी कॉस अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो टी कॉस अल्फा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और टुवर्ड्स द सेंटर दोनों के कंपोनेंट लेंगे, यानी कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर है, और आप इसको दो साइड में रिजॉल्व कर दिया है, एक टी कॉस अल्फा और एक टी साइन अल्फा। तो दोनों के कंपोनेंट इधर टी साइन अल्फा टी साइन अल्फा आएंगे, तो ये 2t साइन अल्फा हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर जो अंदर की तरफ फोर्स है दैट इज 2t साइन अल्फा, और बाहर की तरफ फोर्स, अगर आप सपोज करें यहां पर करंट आई फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई क्रॉस बी यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय 2t साइन अल्फा, इनवर्ड फोर्स, क्योंकि ये टाइड है, इट इज नॉट मूविंग, तो नेट फोर्स जीरो है। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं, यानी कि करंट आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अब डी एल बहुत छोटा सा पोर्शन है, हम इसको स्ट्रेट पोर्शन मान सकते हैं, बहुत ही छोटा है, और बी अंदर की तरफ है, तो फोर्स अब बाहर आएगी। तो डी और बी में 90 डिग्री एंगल है, तो हम इसको बोल सकते हैं आई इंटू डी एल इंटू बी, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स को अगर आप 2t साइन अल्फा से इक्वेट करेंगे, यानी कि आई इंटू डी एल इंटू बी इक्वल्स टू 2t साइन अल्फा। ओके, अब dl की वैल्यू आप ये लेंथ पूरी कितनी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो r इंटू 2 अल्फा, आप लेंथ को लिख सकते हो dl इक्वल्स टू r इंटू 2 अल्फा, बिकॉज अल्फा इज टू स्मॉल, तो आप लेंथ को आप लिख देंगे i इंटू 2 अल्फा इंटू r इंटू बी, और 2t साइन अल्फा। अब अल्फा बहुत स्मॉल है, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा लिखा जा सकता है, साइन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा लिखने पर ये टू अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट टेंशन इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू आर, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरिंग करंट I1 and I2 आर kept at a distance d apart
इफ द फोर्स बिटवीन देम, टू फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि अगर if the force between two wires is taken as positive when wires repel each other and negative when wire attracts each other, the graph shows the dependence of F on the product of I1 and I2. I1 I2 के प्रोडक्ट पे देखो बच्चों, I1 और I2 दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो I1 I2 का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। I1 I2 का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यहां पर जब भी I1 I2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होगी। तो हमारी फोर्स क्या आती है? म्यू नॉट I1 I2 पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं अपॉन 2πb। सो वी डोंट हैव टू कंसीडर, हमने सिर्फ ये और फोर्स का डायरेक्शन देखना है। ओके, तो इसकी डिपेंडेंसी देखनी है। I1 I2 अगर पॉजिटिव है तो आपकी फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव को बोल रखा है आपको नेगेटिव कंसीडर करना, यानी कि I1 I2 जब भी पॉजिटिव होंगे आपकी फोर्स कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और I1 I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 I2 तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और फोर्स कैसी आएगी? रिपल्सिव आएगी। रिपल्सिव फोर्स को इन्होंने पॉजिटिव करने को बोला हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है टेकन एज पॉजिटिव व्हेन वायर रिपेल्स ईच अदर, नेगेटिव व्हेन वायर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जब I1 I2 पॉजिटिव है आपकी फोर्स नेगेटिव है। तो I1 I2 पॉजिटिव में आप देखो आपकी फोर्स नेगेटिव कहां आ रही है? I1 I2 पॉजिटिव में फोर्स नेगेटिव ए और सी ऑप्शन में आ रही है। लेकिन I1 I2 नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, तो I1 I2 नेगेटिव यहां होंगे और फोर्स पॉजिटिव होगी, तो ये ग्राफ ए होगा। बच्चों इसको ध्यान देना, यहां इन्होंने एक्स एक्सिस पर I1 I2 का प्रोडक्ट दे रखा है और वाई एक्सिस पर फोर्स का डायरेक्शन दे रखा है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में I1 I2 का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो दोनों ऊपर हैं या दोनों नीचे हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अट्रैक्टिव को आपने क्या कंसीडर करना है? नेगेटिव। तो यानी कि ये पोर्शन। अब I1 I2 ऑपोजिट है, यानी कि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव। और उसको क्या कंसीडर करना है आपने? पॉजिटिव। तो जब भी I1 I2 है और फोर्स कैसी है? पॉजिटिव है। तो फोर्स पॉजिटिव है, I1 I2 नेगेटिव है, I1 I2 पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन आपका होगा फोर्स वर्सेस I1 I2।